हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज है जिसमें आज हम लोग प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, जो या तो यूपीएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम है उसमें आते हैं, स्टेट पीसीएस में आते हैं, डिफेंस में आते हैं, या फिर आपके रेलवेज या एसएससी से रिलेटेड जो एग्जाम है वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो डायरेक्ट अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैनल का एक मोटो है कि वो सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएं जो एक पेड कोर्स में मिलता है। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको वो सारे कंटेंट देगा जो एक पेड कोर्स में मिलता है। और बाकी के ऐसे ही टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज आपको जो है उसके वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसको विजिट कर सकते हैं। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट पे। आपको ये जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं पहले आप उसको पढ़े, मीन्स कथन पर विचार करें। पहला आपके पास जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि अपने पदावधि के दौरान राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक कार्रवाई से प्रतिरक्षित रहता है, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी। यह आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वह अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद धारण कर सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि संसद के किसी भी सदन में नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है। इस स्टेटमेंट में, ये तीनों स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब लॉजिक यहाँ ये होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, मैंने अपने हर एक वीडियो में ये बोला है आपको कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो वर्ड होता है वो एक ही होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले लोगों में क्या होता है कि इतने सारे सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं एक ही वर्ड के कि आप परेशान हो जाइएगा। तो इसके लिए सबसे बेटर उपाय है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज का, वो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला बोलता है स्टेटमेंट कि अपने पदावधि के दौरान राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक कार्रवाई में प्रतिरक्षित रहता है, मीन्स कि वो बचा रहता है, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों मतलब कार्य के लिए से संबंधित में भी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्वालिफाई करता है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर वो अपने पद पर है तो सारे आपराधिक कार्रवाई से उसको प्रतिरक्षित रहता है, यहाँ तक कि उसका अगर व्यक्तिगत कोई कार्य भी है उसके अंदर में भी वो सारे आपराधिक कार्य से प्रतिरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है आपका कि वो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद धारण कर सकता है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हुआ, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है ये, तो यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया हुआ है कि राष्ट्रपति अपना पद तब तक धारण कर सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके पद को ग्रहण नहीं कर ले। ठीक है, 5 साल के बाद भी। उससे पहले अगर वो खुद त्याग पत्र देता है तो भी सही है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक क्या आता है फिर से कि अगर यहाँ पे वो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, इससे पहले भी उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, तो तीनों कंडीशन है यहाँ पे। लेकिन अगर सब चीज नॉर्मल है तो वो अपना त्याग पत्र अगर नहीं दिया या उनके ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है, तो जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो पद पे बने रहेंगे, तो इसलिए वो अपना पद उसके बाद भी धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पे इसको आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक बात ये भी है कि एक राष्ट्रपति दूसरे निर्वाचन में भाग ले सकता है कि नहीं ले सकता है, तो बिल्कुल वो भाग ले सकता है, लेकिन अभी एक प्रथा बन गई हुई है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन जाता है वो दूसरे बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये एक प्रथा बन गई हुई है। अदरवाइज अगर वो चाहे तो दोबारा इलेक्शन में भाग ले सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्वालिफाई नहीं करता है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसलिए क्वालिफाई नहीं करता है क्योंकि ये जो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो कॉलेजियम बनाए जाते हैं उसमें जो है संसद के और विधानसभा के, ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही भाग लेते हैं। लेकिन अगर इम्पीचमेंट की बात आती है, उनके ऊपर महाभियोग की बात आती है, तो चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो सिलेक्टेड हो, वो दोनों उसमें भाग ले सकते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा 1 और 2। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्वालिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ये आपका बोलता है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, क्वालिफाई करता है, क्योंकि आपका शेड्यूल जो है अनुसूची 5 और 6 उससे रिलेटेड है। आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि अनुदान की मांग उसकी प्रशंसा के अलावा नहीं की जा सकती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका धन विधेयक होता है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा उस पर जरूरत होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है कि अगर कहीं भी कर लगाना हो या निकालना हो तो इसके लिए अगर वो संचित निधि से होगा, निकाला जाएगा, तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है संसद को, तो ये भी सही है। दूसरा ये होता है कि वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद की अयोग्यता के रूप में प्रश्नों पर निर्णय लेता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका घ सभी, क्योंकि क्या होगा कि वो अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं किसी राज्य को, ठीक है। दूसरा, अनुदान की मांग उनकी प्रशंसा के अलावा नहीं की जा सकती है, ये भी राइट है। और तीसरा जो है कि अगर किसी संसद की अयोग्यता से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो राष्ट्रपति जो है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब पहले निर्वाचन आयोग से परामर्श लेंगे, उसके बाद उस पर कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन का इसके बीच में बात आ जाएगा तो एंटी डिफेक्शन का जैसे ही बात आएगा तो उसमें जो निर्णय लेने का पावर होगा वो पावर डायरेक्ट लोकसभा के अध्यक्ष को हो जाता है, लोकसभा के स्पीकर ही उस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर संसद की अयोग्यता की बात आ जाएगी तो राष्ट्रपति बिना चुनाव आयोग के परामर्श के कार्य नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसका हम लोग घ दे देंगे। तीनों क्वालिफाई करता है क्योंकि तीनों सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक के साथ साथ स्थिति जन्य विशेषाधिकार है, ठीक है, और जो है आपका वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से इसको क्वेश्चन को रिलेट करके 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि डिफिकल्ट है। आपको स्टार्टिंग जो दिया जाता है उसमें संवैधानिक, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक के साथ साथ स्थिति जन्य विशेषाधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, यहाँ पे एक चीज छूटा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में लिख लेना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार बिल्कुल है, लेकिन संवैधानिक जो है उनके पास संवैधानिक के साथ साथ स्थिति जन्य विशेषाधिकार बिल्कुल नहीं है। स्थिति जन्य विशेषाधिकार ऐसा होता है कि अगर राष्ट्रपति, अभी कोई ऐसा स्थिति पैदा हो गया हुआ है जिसमें राष्ट्रपति उस स्थिति के अनुसार चाहे तो कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये उनके पास पावर नहीं है। वो जब भी ऐसा कार्य करेंगे, ठीक है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के कहने के बाद ही करेंगे, उससे परामर्श करने के बाद ही करेंगे, तो उनके पास स्थिति जन्य कोई विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाई नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वालिफाई करता है। सपोज दैट 3-4 पार्टियां हैं, उसमें किसी को थंपिंग मेजोरिटी नहीं आती, किसी को मेजोरिटी नहीं आती है, तो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति चाहेंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो किसी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ टर्म एंड कंडीशन क्या होगा कि जो नियत समय होता है 6 महीने, उसके अंदर में उनको अपना जो है वो मेजोरिटी साबित कर देना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर। तो केवल जो आपका और राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही क्वालिफाई करता है क्योंकि यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो बंधित किया गया हुआ है, क्वालिफाई करता है। राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटेन की समागी का पद समान होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, तो नॉमिनल हेड जो है राज्य का वो राष्ट्रपति होते हैं, ये भी क्वालिफाई करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्वालिफाई इसलिए नहीं करता है क्योंकि ब्रिटेन के जो समागी होते हैं, ठीक है, वो वंशानुगत चले आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इनडायरेक्टली रूप से चुनाव होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग मेंबर को भेजते हैं और मेंबर के थ्रू वो इलेक्शन के थ्रू वो जाते हैं, वो सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग दे देंगे कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के समागी का पद समान नहीं है, दोनों डिफरेंट है। वो वंशानुगत होते हैं और यहाँ से ये सेलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो
केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में सुनिश्चित की गई है, क्वालिफाई करता है। दूसरा बोलता है इसमें कि संघ तथा किसी मंत्री परिषद का सदस्य भी इस पद के लिए योग्य होगा। और तीसरा है कि राष्ट्रपति के पद का आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार का आयु। तो तीनों जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है, तीनों क्वालिफाई करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग दे देंगे 4। क्योंकि राष्ट्रपति की योग्यता की जो बात है वो आर्टिकल 58 में मेंशन किया गया हुआ है। प्लस अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट के लिए, किसी सरकारी पद पे नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, तो मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य अगर होगा तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि इस पोस्ट को कभी भी लाभ का पद नहीं बताया गया हुआ है। और तीसरा जो है कि 35 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका राइट ही है, तो इसका आंसर आप हम लोग 4 दे देंगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, पहला ही आपका जो ऑप्शन है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को देखिए कि नामांकन के समय 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। एक धारणा है कि ये आरबीआई में जमा होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि आरबीआई में जमा होती है। पुष्टि न तो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हुआ न कहीं है, तो हम इस बात को क्यों माने। बाकी जितने लोग बोलते हैं कि आरबीआई में जमा होती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि आरबीआई में नहीं जमा होती है, जमानत राशि के तौर पर जमा होती है। ठीक है, 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 क्वालिफाई कर रहा है, ये सही है। ये जो है वो उनके निर्वाचन के संबंध में सही है, लेकिन पहला नंबर गलत है, तो क्वालिफाई कर रहा है, ये इस क्वेश्चन के थ्रू क्वालिफाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो बोलता है कि नामांकन का प्रस्ताव 25 मतदाता द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाता द्वारा समर्थित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि 50 मतदाता के द्वारा उनका नाम प्रस्तावित होना चाहिए कि भाई साहब अगर रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके लिए हम 50 ऐसे आदमी है जो इस प्रस्ताव को रखते हैं, और 50 व्यक्ति के द्वारा, 50 सदस्य के द्वारा उनको समर्थन भी मिलना चाहिए, उसके अलावा कि हाँ भाई हम समर्थन भी दे रहे हैं। तो इसका जो गलत आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर से आता है आपके पास कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। बिल्कुल एक निर्वाचन मंडल होगा, और उसमें संसद के दोनों सदन प्लस विधानसभा के जितने सदस्य हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है उसके जो सदस्य होंगे वो केवल इलेक्टेड मेंबर ही उसमें भाग लेंगे, नॉट सेलेक्टेड मेंबर। तो एक कॉलेजियम होगा आर्टिकल 54 के थ्रू, राइट है। निर्वाचन मंडल में संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के जो 12 होते हैं वो मनोनीत होते हैं और वो यहाँ पे नहीं आएंगे। प्लस आपका है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका क्वालिफाई कर रहा है, ये सही है, क्योंकि जो कॉलेजियम है उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का अधिकार दिया गया हुआ है। लेकिन गलत जो है इसमें वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, सेलेक्टेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, और संसद और विधानसभा के ही, विधानमंडल के नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये राइट है, इसमें इसका राइट आंसर देना ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि कुल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का जो मत मूल्य होता है वो, और प्लस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य का योग, अगर हम भाग देते हैं इस दोनों को, तो जो आपका आंसर आएगा वही संसद का मत मूल्य होगा। ठीक है, संसद सदस्य का मत मूल्य होगा एक संसद सदस्य का, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्वालिफाई करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किया गया सारा कार्य विधि मान्य होगा। ठीक है, विधि मान्य होगा, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे उसको सर्वोच्च न्यायालय मींस अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा, ये तो राइट है। दूसरा है कि अगर राष्ट्रपति
का चुनाव होता है, किसी कारणवश उनके चुनाव में विवाद था या उनका चुनाव गलत था, तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो विधि मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उनका चुनाव अगर अमान्य हो जाता है तो उस पीरियड में वो जो काम किए होंगे उसको हम लोग नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे और उसको हम लोग वो विधि मान्य होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर ये पूछता है कि कौन सा कथन सही है तो इसका राइट आंसर हम लोग देंगे दोनों, दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाले महाभियोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बोलता है कि महाभियोग का प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे फोकस करना है हम लोगों को क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है कि महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट है आपका संविधान प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। और जो है कि इस संबंध में राष्ट्रपति केवल अपना पक्ष स्वयं रख सकता है। और आपके पास जो ऑप्शन दिया गया हुआ कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये नहीं, आंसर में ये नहीं पूछा जा रहा है कि असत्य कौन है। तो राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो सही बात है, 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि केवल लोकसभा में पेश होगा, ये गलत है। संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, चाहे वो अपर हाउस हो, चाहे वो लोअर हाउस हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो 61 में मेंशन किया गया हुआ, ये राइट है। दूसरी बात है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा वो केवल संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर ही उनके ऊपर लगाया जाएगा। अगर वो वायोलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी उनके ऊपर लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका, वो भी गलत है, क्योंकि इस संबंध में अगर राष्ट्रपति चाहे तो खुद से अपना पक्ष रख सकते हैं या किसी वकील के थ्रू रखवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल स्वयं का जो वर्ड है ये गलत है। तो केवल सही अगर बोले तो 2 और 3 है, इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग कह दे देंगे 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति की शक्ति तथा अधिकार से संबंधित कौन सा कथन गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा कथन गलत है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के थ्रू ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है कि उनके कार्य में वो सहयोग करे। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से विभिन्न आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति वही करते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का भी गठन करता है, ये भी ऑप्शन क्वालिफाई करता है क्योंकि ये भी सही है। और वह रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति करता है, मींस अगर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के जो रक्षा प्रमुख होंगे उसकी नियुक्ति करने की अगर बात आएगी तो वो राष्ट्रपति के थ्रू ही होगी। एट प्रेजेंट में अभी जो भी रक्षा प्रमुख है उनका लिस्ट आप हमको जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन क्वालिफाई करता है वो आपका हो जाएगा 4 कोई नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो सही है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के अंगरक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट का जरूरत है। और आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब कर देने से बहुत सारे फीचर्स आपके लिए और ऐड कर दिए जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि इसकी शुरुआत 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस में किया था। तो आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक के संबंध में जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि उस वक्त गवर्नर जनरल के लिए 1773 में सेम उसी तरीके से अंगरक्षक लगाया जाता था जो अभी है। ठीक है, तो उस वक्त उसको बोला जाता था गवर्नर जनरल का बॉडी, लेकिन एट प्रेजेंट में अभी हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति का अंगरक्षक। तो 1773 में इसका गठन किया गया होता बनारस में, ये सही है, वारेन हेस्टिंग्स के थ्रू। अंगरक्षक के दस्ते में रेजिमेंट का रंग नीला और गाढ़ा लाल, जिसको मैरून बोलते हैं, वो होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्वालिफाई करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 आपका बोलता है कि इसका आदर्श वाक्य सर्व सुरक्षा है। ये आपका गलत है, क्योंकि इसका जो आदर्श वाक्य है वो भारत माता की जय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है आपका। और ऑप्शन नंबर 4 जो है कि 21 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर जनरल बॉडी से भारत राष्ट्रपति का अंगरक्षक रखा गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो केवल गलत आपका 3 हो गया। तो राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, जो आपका क्वालिफाई करता है 1, 2 और
4, ठीक है। एक सॉरी 1 2 और 4, 1 2 और 3, सॉरी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, आप इसको आप ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे 4 कर लीजिएगा और आंसर आप दे लीजिएगा इस दोनों में से कोई एक को 4 को, क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है आदर्श वाक्य सर्व सुरक्षा, ये गलत है। भारत माता की जय इनका आदर्श वाक्य है, ठीक है। तो इस दोनों में से किसी एक को आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन इसमें से नहीं है? तो पहला आपका बोलता है कि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंगल भारतीय की नियुक्ति, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना और संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न का निर्णय करना, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, ये क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 331 के थ्रू तो आंगल भारतीय सदस्यों की जो है सदस्यों को नियुक्त करते ही हैं, प्लस राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर संसद की अयोग्यता से रिलेटेड मैटर आता है तो वो क्या करेंगे कि इलेक्शन कमीशन से कंसर्न करके इसको फाइनल करेंगे। लेकिन अयोग्यता की ये भी होती है कि वो दल बदल करते हैं, वो भी तो अयोग्यता ही आती है। तो सभी प्रश्नों का वो जो है वो निर्णय नहीं कर सकते हैं, उसमें दल बदल जो आता है, दल बदल को छोड़ करके केवल बाकी सारे का निर्णय वो कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो इनका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्न कथन पर विचार कीजिए, पूर्ण वीटो केवल गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति नहीं देने से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीटो से एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, जितने एग्जाम स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन वीटो से आते हैं। तो वीटो वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना है इसमें। तो पहला है कि पूर्ण वीटो केवल गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति नहीं देने से संबंधित है। तो पहले गैर सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं? तो आपका जो मंत्रिपरिषद के अलावा जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो हम उसको गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। तो अगर गैर सरकारी विधेयक पर जो है अनुमति नहीं देते हैं अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑनरेबल, तो उसको हम लोग पूर्ण वीटो, केवल वो गैर सरकारी विधेयक पर ही पूर्ण वीटो का यूज कर सकते हैं। प्लस पॉकेट वीटो पे राष्ट्रपति न तो अनुमति देता है नहीं विचार करता है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, क्योंकि आपका पूर्ण वीटो जो होगा वो केवल गैर सरकारी विधेयक पर ही यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, और पॉकेट वीटो पर वो ना तो अनुमति देते हैं और ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। तो दोनों क्वालिफाई करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न कथन पर विचार कीजिए, संचित निधि से धन का व्यय राज्य हित का कराधान या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचित निधि से धन व्यय राज्य हित का कराधान पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका ये आपका सही है वाक्य। दूसरा वाक्य आपका बोलता है कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामलों पर अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति रक्षा, निलंबन, परिहार, लघुकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 72 जो है उसके तहत वो सेना न्यायालय द्वारा दिए गए जो दंड होते हैं उस पर रक्षा, परिलंबन, परिहार, लघुकरण मीन्स उसके ऊपर जो लगाया गया हुआ है आरोप या फिर उसको जो दंड दिया गया है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बोलता है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगना दोनों पर बाध्यकारी है। मीन्स कि अगर आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय से अगर परामर्श मांगते हैं तो जरूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय उनको परामर्श दे ही, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर उच्चतम न्यायालय उनको परामर्श देता है तो वो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो अब आपका आ जाता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे आप एक वर्ड को यूज कर लीजिएगा, आवश्यकता होती है तो यहाँ पे आप ना नहीं यूज कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आप इसलिए यूज कीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो मेंशन था, हमसे थोड़ा सा स्लिप है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट कीजिए। यहाँ पे आप नहीं कर लीजिएगा, यहाँ नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका आंसर क्वालिफाई कर जाएगा। अदरवाइज जो है कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो आप अगर नहीं चाहे इस पे नहीं जोड़ने का तो कोई नहीं के जगह पे आप ऑल ऑफ देम यहाँ पे सभी को जोड़ करके इस क्वेश्चन को सही बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये राइट स्टेटमेंट है आपका। और दूसरा जो है वो ऐसे अध्यादेश अगर 6 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित नहीं होते हैं तो वह प्रभावहीन होगा। ठीक है, वो प्रभावहीन होगा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, कोई नहीं। क्योंकि अगर राष्ट्रपति विश्रांति काल में संसद का कोई सदन नहीं चल रहा होता है तो उस बीच में राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे अध्यादेश पर 6 महीने के अंदर इसको संसद के द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वो प्रभावहीन होगा। ठीक है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो दोनों जो है आपका सही है, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सीरीज के लिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मैंने अपना काम किया, मैंने आपको वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवा दिया जो एक पेड कोर्स में मिलता है। लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आती है, आप थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करवा करके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगा। और वैसे भी इस चैनल का एक जो आपको बता दें कि आदर्श वाक्य है कि आपको वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवाए जाएं जो एक पेड कोर्स में मिलता है। तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आगे हम इसमें बहुत सारे चीज जोड़ने वाले हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड